अब ऐसा क्या बदला है कि हम कोप नहीं कर पा रहे या फिर हमारा दिल जो है कोप नहीं कर पा रहा? सो मैं सोचती हूँ ये एक सोसाइटल चेंज है। व्हाट इज अ सोसाइटल चेंज? एवरीबॉडी वांट्स द बेस्ट थिंग, राइट? एवरीबॉडी वांट्स दैट आई शुड हैव द बेस्ट। उसकी चाह में वी वर्क वेरी हार्ड और एडिड स्ट्रेस लेते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं लगातार स्ट्रेस के चलते हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स टू नो दैट यू आर और समबडी कैन नो कि वो हाइपरटेंसिव है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम इसके बारे में बात करें बिकॉज इट इज हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन की पहले उम्र ब्लड प्रेशर नापने की was 20 years and beyond. Now, the new age for India for detecting hypertension, high blood pressure, is at 18 years of age. अगर कोई 8 से 10 घंटे लगातार बैठा है, उसे अपने हार्ट के लिए, उसके अपने दिल की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? क्या मस्ट हैव्स और हैव नॉट्स हैं आपकी तरफ से? So, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हर एक घंटे में there should be a protocol कि आप हर एक घंटे में उठ करके 5 मिनट का वॉक लें। अगर वो ही करेंगे और अगर आप 8 घंटे कर रहे हैं, वही आपकी गुड नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ वॉक हो जाएगा। 40 मिनट्स इसी फर्स्ट तरीके से हो पॉइंट। गया, राइट? 20 साल, 26 साल, 40 साल, ये वो उम्र है जब लोगों को ये लगता था कि आदमी बिना किसी टेंशन के जिंदगी एंजॉय कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीजें बदल गई हैं, हालात बदल गई हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से एक 26 साल की प्रोफेशनल की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक वजह बताई गई है। ये एक बात नहीं है, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं और ये हर देश से आते हुए मामले हैं। लेकिन हमें चिंता इस वक्त है भारत की सबसे पहले, क्योंकि हर चीज जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, चिंता करना चाहते हैं, वो आपके घर से शुरू होती है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। क्या वजह है कि भारत के नौजवान काम के बोझ के चलते इस वक्त इतना दब चुके हैं कि उनका दिल वक्त से पहले साथ छोड़ रहा है? या वाकई में क्या यही वजह है जो बताई जा रही है, जिसे हम वर्कलोड कहते हैं या फिर हम जिसे स्ट्रेस कहते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ हिडन कॉजेज हैं? क्या है वजह? ये वही बताएंगे जो है इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, जो है दिल के जानकार, दिल के मामलों के जानकार। हमारे साथ हैं इस वक्त जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ है डॉक्टर अपर्णा जसवाल, फोर्टिस अस्पताल से, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। डॉक्टर जसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड कुछ चंद मिनटों में मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो सवाल हैं उन पे हम क्लैरिटी दे पाए लिसनर्स को और जो देख रहे हैं, ताकि उनको मालूम पड़े कि इसकी क्या कारण है और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपर्णा, उन मामलों को लेकर के जो अभी हाल ही में सामने आए हैं, जहां पर हमने देखा है बहुत ही कम उम्र के लोग, और ये उम्र जो है अब हमने देखा इनफैक्ट स्कूल के बच्चे भी इस लिस्ट में सामने आए हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अनफॉर्चुनेटली। और वहां से जो है लगातार ये आंकड़ा बढ़ा है। वजह सामने आई है स्ट्रेस, बर्डन, या फिर ओवरवर्क। ये एक टर्म जो नई सामने आई है। क्या लोग पहले काम नहीं करते थे? क्या बदला है कि वक्त से पहले दिल साथ छोड़ रहा है और स्ट्रेस इतना हावी हो रहा है दिल पर? ये कह देना कि वर्कलोड से किसी की मृत्यु हो रही है, हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम उसका पूरा कॉज ना ढूंढ लें और क्लियर करें कि कोई और कारण नहीं। हमें अपने माइंड में चीजें सिंपल रखनी चाहिए। ये समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स जो ऐसी डेथ होती है वो क्यों होती है? मोर देन 80% ऑफ द टाइम वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी हार्ट की जो आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। क्लियरली देखा गया है, जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनती थी पहले, उनको हमें मालूम पड़ता था एट द एज ऑफ 50, 60, 70। वो उम्र चेंज हो गई है, जल्दी से जल्दी अब चेंजेस आ रहे हैं। उसके कई कारण हैं जिसके बारे में बताऊंगी मैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, 80% ऑफ टाइम इट इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। क्या कोविड ने कुछ किया? यस। आईसीएमआर एक स्टडी भी कर रहा है इसके बारे में जानने के लिए कि सडन कार्डियक डेथ जो यंगस्टर्स में हो रही है, क्या कोविड वायरस ने हमारे हार्ट में कुछ स्कार्स छोड़े जिसके कारण हो रहा है? क्या कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स और भी हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स? क्या सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन इज पिकिंग देम अप फास्टर?
पहले भी लोगों की डेथ होती थी, बट इतना पेनिट्रेशन नहीं था सोशल मीडिया का कि हम सब देख पाए. सो आर वी सीइंग मोर विच वाज हैपनिंग अर्लियर? पहले हमें नहीं मालूम पड़ता था. फिफ्थ, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉन एक्सरसाइज करना, ऑल ऑफ दीज टुगेदर विद जेनेटिक इम्पैक्ट, विद स्ट्रेस, विद एयर पोल्यूशन, अब ये बहुत बड़ा मील्यू बन गया है जिसमें कि हमारे पेशेंट्स जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक्स के साथ आ रहे हैं. केवल ये कह देना कि ओवरवर्क से डेथ हो गया इज नॉट राइट. इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. एंड यस, ओवरवर्क, ईज नहीं होना, डी स्ट्रेस ना होना विल बी एडिंग इट टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. जी, ये भी देखा गया डॉक्टर अपर्णा कि ज्यादातर लोग जो हैं लगातार स्ट्रेस के चलते हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाते हैं. सो व्हाट आर द सिम्टम्स टू नो दैट यू आर और समबडी कैन नो कि वो हाइपरटेंसिव है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम इसके बारे में बात करें, बिकॉज इट इज हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर. हाइपरटेंशन की पहले उम्र ब्लड प्रेशर नापने की was 20 years and beyond. Now, the new age for India for detecting hypertension, high blood pressure is at 18 years of age. वो नंबर भी जानना बहुत जरूरी है. वो नंबर है कि आपका ब्लड प्रेशर should be less than 130/80 millimeters of mercury at all points in time. Now, 18 साल की उम्र में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल डिजीजेस, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि 18 साल की अगर आपकी उम्र है या आप अगर उससे छोटे भी हैं और आपकी फैमिली में हैं, आप ओबीज हैं, लाइफस्टाइल खराब है, आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर नापवाना चाहिए. ब्लड प्रेशर को नापना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज इस समय पर हम ज्यादा से ज्यादा 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करते हैं. हम ये नहीं समझते हैं कि केवल एक ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग ठीक आ जाने से, अगर किसी को लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर के, मतलब कि हेडेक होना, तकलीफ महसूस होना जो पहले ना था, घबराहट होना, पेशेंट्स का 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि हम ब्लड प्रेशर को बार बार नाप सके और उनके ऑर्गन्स को हम बचा सके अगर उनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है. डॉक्टर अपर्णा, हाइपरटेंशन स्ट्रेस से होने का एक बड़ा कारण मानी गई है. हाइपरटेंशन से हाई बीपी होता है, और क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग अब इससे कोप नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा बदला है? क्योंकि लोग काम पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं होता था, या फिर पहले लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लोग आदी नहीं थे, या घरों के अंदर ही अगर कोई कुछ कर रहा है तो बहुत ज्यादा उसमें वक्त और एनर्जी उसकी नहीं लग रही है. अब ऐसा क्या बदला है कि हम कोप नहीं कर पा रहे, या फिर हमारा दिल जो है कोप नहीं कर पा रहा? सो मैं सोचती हूँ ये एक सोसाइटल चेंज है. व्हाट इज अ सोसाइटल चेंज? एवरीबॉडी वांट्स द बेस्ट थिंग्स, राइट? एवरीबॉडी वांट्स दैट आई शुड हैव द बेस्ट. उसकी चाह में वी वर्क वेरी हार्ड और एडिड स्ट्रेस लेते हैं. श्योर इनफ, रोड ट्रैवल टाइम्स हैव इंक्रीज्ड. सेडेंटरी, पहले कंप्यूटर पे काम नहीं करते थे इतना, ऑफिस में लोग चलते फिरते थे. अब लंबी लंबी देर पर आप बैठे ही रहते हैं. सिटिंग इज अ न्यू निकोटीन कहते हैं हम लोग. सिटिंग इज अ न्यू निकोटीन, मतलब अगर आप बैठे रहते हैं, इट्स एज गुड एज स्मोकिंग अ सिगरेट. तो सेडेंटरी लाइफ आप देखिए कितनी ज्यादा हो गई है. कंप्यूटर पे बैठ के यंगस्टर्स घंटों काम करते रहते हैं एंड दे डोंट स्टैंड अप. और उससे ये भी देखा गया है, वी नो द इल इफेक्ट्स, जो कंप्यूटर लैब में रखते हैं उससे इनफर्टिलिटी भी होती है. नाउ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. आपकी चाह है और भी पैसे कमाने की, क्योंकि इकोनॉमिकली जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वो एक एडेड स्ट्रेस बन जाते हैं. सो स्ट्रेस हैज बीन कंपाउंडिंग. वाइल मैं हमेशा बार बार ये कहती हूँ, स्ट्रेस एक फैक्टर है, बट स्ट्रेस के साथ ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के साथ आप बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, डायबिटीज आती है, आप स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर सकते, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आप स्मोकिंग करने लग जाते हैं, आप गलत खान पान रखते हैं. अब ये सारा कुछ इकट्ठे मिलके परफेक्ट बन जाता है कि आपको हार्ट डिजीज, जैसे मैं हमने शुरुआत में करी, ब्लॉकेजेस बनती है, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है और पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर आर वेरी पुअर
केवल स्ट्रेस इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर सडन कार्डियक डेथ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, जिससे कि हमारे यंग पीपल सकम कर रहे हैं। आपकी आर्टीरियल हेल्थ कैसी है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? और इनिशियल सिम्टम्स आप क्या समझती हैं जिसके बाद हर किसी को ये समझ लेना चाहिए कि उसे पूरी तरीके से अपने दिल की जांच कराने की जरूरत है? तो आज सुबह मैं रेडियो एफएम पे थी और उसमें क्वेश्चन आया था कि एक इंडिविजुअल का रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होना चाहिए। ये हार्ट हेल्थ बताता है। रेस्टिंग हार्ट रेट को हम बोलते हैं 60 to 100 टाइम्स एक नॉर्मल एडल्ट का होना चाहिए, नॉर्मल हार्ट बीटिंग। ये देखा गया है, जिनका हार्ट बीटिंग लोअर होता है, इट जनरली इज ए साइन ऑफ बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। हम सबको अपना हार्ट बीट चेक करना चाहिए। कोविड ने सिखाया था कि हमें ऑक्सीमीटर यूज करना चाहिए। ऑक्सीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट हेल्थ बताता है। जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू शुड नो। और जिन लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज चलती है, इट मीन्स कि आपका हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं है। हार्ट हेल्थ का फर्स्ट साइन इज फास्टर हार्ट बीट। सेकेंड साइन ब्लड प्रेशर चेक करिए। थर्ड साइन चलने में आपको सांस फूल रहा है। ये सब लक्षण है कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है। एक तो आपने हार्ट बीट बताया साइन। दूसरा, डॉक्टर अपर्णा, कई लोगों को देखा गया है स्वेटिंग जरूरत से ज्यादा होती है। क्या वो भी कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रहा है कि आपका जो हार्ट है वो जरूरत से ज्यादा थक रहा है? कई लोग बहुत जल्दी हांफने लगते हैं, स्वेटिंग उन्हें बहुत ज्यादा होने लगती है। जी, ये दो चीजें हैं। हांफनी अलग है, स्वेटिंग अलग है। कुछ लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, बचपन से ज्यादा होती है। जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है, इट इज नॉट ए साइन ऑफ हार्ट डिजीज। बट अगर आपको सांस बहुत फूलता है और उसके साथ आपको स्वेटिंग होती है, या सीने में भारीपन होता है और उसके साथ आपको स्वेटिंग होती है, दैट इज अ साइन ऑफ हार्ट डिजीज। सो ये दोनों चीजें अलग है। कुछ लोगों को खाना खाते समय बहुत स्वेटिंग होती है, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ हार्ट डिजीज। बट हांफनी के साथ स्वेटिंग, सीने में भारीपन के साथ स्वेटिंग इज अ साइन विच यू शो कि एक आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए। डॉक्टर पन्ना, कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते आप क्या सजेस्ट करती हैं अगर कोई 8 से 10 घंटे लगातार बैठा है, उसे अपने हार्ट के लिए, उसके अपने दिल की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? क्या मस्ट हैव्स और हैव नॉट्स हैं आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हर 1 घंटे में दे शुड बी अ प्रोटोकॉल कि आप हर 1 घंटे में उठ करके 5 मिनट का वॉक लें। अगर वो ही करेंगे और अगर आप 8 घंटे कर रहे हैं, वही आपकी गुड नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ वॉक हो जाएगा। 40 मिनट्स इसी फर्स्ट तरीके से हो गया, राइट? Exactly. So one must get up every hour. It is good for your overall health and good for your spine and your body metabolism is the first and foremost thing. Second thing is know your numbers. अगर आप जब भी पॉसिबल हो अपने नंबर्स को जानिए। क्या नंबर्स? कि मेरा बीपी कितना है, हमेशा 130/80 से कम होना चाहिए। मेरा ब्लड शुगर कितना है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, 150 से कम होना चाहिए। अगर आपके नंबर ठीक नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू हैव टू आप अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकते हो, बट आजकल ऐसे डेस्क आते हैं जो आप खड़े होकर काम कर सकते हैं। तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर पन्ना, एट्रियल फिब्रिलिएशन हम देख रहे हैं, इसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है इसके कॉजेज और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक एबनॉर्मल रिदम डिसऑर्डर है। जैसे मैंने कहा, हमारी हार्ट बीटिंग होनी चाहिए 60 से अरिदमिया 100, जिसे बट समझा जा सकता है, अरिदमिया जी, या टेको, अरिदमिया या एग्जैक्टली, टेकोकार्डिया। हार्ट रिदम डिसऑर्डर। यस, इसको हम अरिथमिया ही बोलते हैं। जैसे एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट 60 से 100 बट रेगुलर होनी चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ डिजीज ऑफ द एल्डरली। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जैसे हमारे चेहरे पर, हाथों पर झुर्रियां आती हैं, उसी तरह हार्ट के ऊपर भी झुर्रियां आती हैं। वो झुर्रियां हमें कैसे दिखती हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन एक उसका लक्षण है। हार्ट बीटिंग इरेगुलर हो जाती है। हम मोर एंड मोर देख रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। किसी को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, एज कार्डियोलॉजिस्ट वी वरी कि उसको स्ट्रोक ना हो जाए, तो हम पेशेंट्स को स्पेशल दवाइयां देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन।
पेशेंट से हम बात करते हैं जो बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं, हम उनको ऑफर करते हैं कि आप एक स्पेशल इलाज करवाइए जिसको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, बट इंडिया में भी अब मोर एंड मोर हम करने लगे हैं। तो दैट इज अ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। बट सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन आपको ना आए, उसके लिए आपको वो सब करना है जो मैंने कहा। नो योर नंबर्स, एक्सरसाइज रेगुलरली, eat a healthy balanced diet. If you do all of this, do not smoke, do not consume alcohol, आपको एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं आएगा। दुनिया भर नॉर्मल पॉपुलेशन में 1 to 2% को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। 70 साल पे 5 to 7% को, 80 साल पे 6 to 8% को। तो एज के साथ ये परसेंटेज बढ़ती है। लास्टली वन मोर थिंग डॉक्टर अपर्णा, वर्किंग आवर्स को लेकर के कंफ्यूजन है कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं लगातार बैठना या काम करना। कोई इसे एक हफ्ते में 55 घंटे बताता है, कोई इसे एक हफ्ते में 46 घंटे बताता है। अलग अलग देशों के अपने पैरामीटर हैं। एक ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज सेम बी इट एनी कंट्री एनीवेयर, एक ह्यूमन बॉडी का जो एक थ्रेशोल्ड है वो कितना है अगर हम वीकली वर्किंग आवर्स की बात करें या एट वन गो काम करने की बात करें? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट आई विल टेल द यंगस्टर, यू मस्ट डू व्हाट यू एंजॉय। अगर आप वो काम करेंगे जो आप एंजॉय करते हैं तो वर्क बिकम्स योर प्ले। सो दैट्स अ फर्स्ट। सेकंड थिंग, इट डजंट ऑलवेज हैपन, हमेशा सबके साथ नहीं हो पाता। इन विच सिचुएशन यू हैव टू वर्क एंड यू शुड वर्क इन योर यंग adulthood at least 8 hours per day, right? And typically it is 5 to 6 days a week. So if you work 8 hours a day, make sure you take out at least 1 to 2 hours every day जिसमें कि आप एक्सरसाइज करें, अपने दिल बहलाने की चीजें करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको डी स्ट्रेस करने के लिए, आपका हार्ट रेट को बेटर करने के लिए। 8 hours a day, 7 to 8 hours a day is reasonable time to work, and normal human individuals should be working young age में इतना। अब हम कहें we are not living in Europe where we say that you work 4 to 6 hours a day. It is not possible. We are in a community, in a population which all of us have to work, drive the entire population ahead. 6 to 8 hours is a reasonable time to work. 6 to 8 hours, फाइन। एंड लास्टली जाते जाते मैं ये आखिरी टिप आपसे ये चाहूंगी, जितनी भी वर्किंग कम्युनिटी है इंक्लूडिंग अस एंड सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस, व्हाट आर द top mantras which you want to give them, to keep their heart health intact? Because अभी आपने जो बहुत सारी बातें कही उससे ये समझ आया कि हार्ट हेल्थ सिर्फ ये बयान नहीं करती है कि आपका हार्ट की इंडिविजुअल हेल्थ कैसी है, आपको बाकी तमाम चीजों का, डाइट का और अपने रूटीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से वो टॉप पॉइंट्स क्या हैं जिनका हर किसी को हर हालत में ध्यान रखना होगा अगर वो अपने दिल को मजबूत करना चाहता है? सबसे पहली बात, हार्ट हेल्थ डज नॉट स्टार्ट एट 40. Heart health starts in young age. So हमें as older people should train our children in itself. Go out and play. वो एरा ही चला गया कि बच्चे पार्क्स में खेलते हैं। हर बच्चा अपना लैपटॉप पे और अपने आईपैड पे। So the first thing is that each one of us should be outdoors, should be exercising for a good heart health. And the second most important element of our heart health is diet. We have to understand that our diet should largely be घर का खाना and low fat diet, high protein diet. So exercise and diet is the mainstay to keep your heart healthy. Along with that, सबको मालूम है बट सुनना नहीं चाहते हैं जो स्मोक करते हैं, हमें स्मोक नहीं करना, अल्कोहल कम मात्रा में करना है। हमारे जेनेटिक्स प्रिडिस्पोज करते हैं, उसको बीट करने के लिए आपको करना चाहिए। शुगर्स कम खाएं, सॉल्ट कम खाएं। It is a combination of all of these factors. The heart is a very innocent thing. आप जो करेंगे वो मान जाएगा और बहुत फॉरगिविंग है। आज भी आप स्टार्ट करेंगे, इट विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज लुक आफ्टर योर हेल्थ फ्रॉम टुडे ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपर्णा। हालांकि अभी इतने सारे एवेन्यूज हैं हार्ट हेल्थ की, जब हम बात करते हैं इतने सारे डायमेंशंस हैं that this talk can go on and on. So might be very soon we are going to catch up with you on this show for another dimension. But thank you so very much. मुझे लगता है बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल्स पे फोकस था हमारा आज की इस बातचीत में, और आपने जो बातें बताई हैं वो वाकई में बहुत फायदा उठाने वाली हैं। खासतौर से कुछ को तो मैंने जरूर
as a take home message ले लिया है, and I'm going to do that. Thank you so very much, Dr. Aparna, for talking to us. Thank you so much.